वेलकम टू विहान एजुकेशन। विहान एजुकेशन में आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। भारत की विदेश नीति, जैसा कि हमने कई कहानी सुनी है, कई चीज़ों को समझा है, और वर्तमान दौर पे भी अगर हम देखें कि वर्तमान दौर में जो संघर्ष है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो संघर्ष है अभी यूक्रेन की लड़ाई का, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उस कॉन्फ्लिक्ट का, इंडिया को किस तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। और हर एक स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखने के लिए जो पॉइंट्स चाहिए, जो डाइवर्स पॉइंट चाहिए, उसके लिए हमें क्लास अटेंड करना और पढ़ना ज़रूरी होता है। हम आपके लिए आज डिस्कशन पे लाए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इवोल्यूशन पार्ट, और उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि इनका मेजर बर्डन्स जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अब तक क्या रहा है, जो कि डॉक्टर एस जयशंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करेंगे। फिर जब मेन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम और भी ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे इसको। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दिस इज द टॉपिक, एंड द ऑथर ऑफ टुडेज बुक डिस्कशन इज डॉक्टर एस जयशंकर, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस बुक को डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा है। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, हमारे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, और ही वॉज ऑल्सो द एम्बेसडर टू द यूएसए, और एज एन ही वर्कड और सर्व्ड एज एन एम्बेसडर टू द चाइना। बहुत डाइवर्स फील्ड विद इन वन डोमेन, दैट इज फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन अफेयर्स के डोमेन में काफ़ी अच्छा, इन्होंने पीएचडी भी किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो इनकी पर्सपेक्टिव को आपको अपने आंसर्स में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेम्प्रेरी में हमेशा क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स के आंसर्स को लिखिए या फिर आप मेंस के आंसर को लिखिए। आंसर्स को लिखते समय आपको ऑथर्स और उनकी पर्सपेक्टिव को लिखना होता है, ताकि आंसर्स आपका डाइवर्स हो। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि भारत के बारे में। ये आप पीछे एक मैप देख रहे हैं, मेरे पीछे ये जो मैप है बोर्ड पर, ये भारत का एक मैप है। इस मैप में आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है वो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है। एक तो पाकिस्तान का क्षेत्र, दूसरा ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, और दूसरा अगर हम देखें तो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान। क्यों बात कर रहे हैं वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की? वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की बात करने का मेन कार्य है कि डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हैं, ये मानते हैं कि पार्टीशन होने के कारण जो है हमारा जो दोनों तरफ है, जो एक आपका नॉर्दर्न साइड है और ईस्टर्न साइड है, दोनों तरफ हमने अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन को खोया है, लूज़ किया है, जिसके कारण भारत की विदेश नीति को और अच्छा बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हमें अभी तक आज़ादी से लेकर अभी तक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। तो इस चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ने भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो कि ये पाकिस्तान में चला गया, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए क्योंकि इससे हम डायरेक्ट अफ़गानिस्तान, ईरान से जुड़े हुए थे। दूसरा आप ये देखिएगा कि हम सेंट्रल एशियन कंट्री से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो हमें कई सारे प्रोजेक्ट को डील करने के लिए, अफ़गानिस्तान से डील करने के लिए या वेस्ट एशियन कंट्री से डील करने के लिए बीच में एक मेजर हर्डल्स आता है, वो है पाकिस्तान। तो ये पॉइंट अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, और इसको कैसे लिखना है उसको हम क्लास में और डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में और उसके भी जो इशूज़ है, जो हर्डल्स उसने क्रिएट किया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़ चाइना। डॉक्टर एस जयशंकर का यह भी मानना है कि हमने चाइना को रिकॉग्नाइज करने में बहुत ही जल्दबाजी की है। 1949 में चाइना जो है वो आज़ाद हुआ, और सिविल वॉर के बाद
दो चाइना बना, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें भारत ने बहुत जल्दी इसको रिकॉग्नाइज किया बिना अपने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व किए। तो उस बात से भी कहीं ना कहीं हम इंडिया चाइना रिलेशंस में देखें तो एक अलग सा संघर्ष बना हुआ है, जैसा जयशंकर जी मानते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर मानते हैं। तीसरा बात यह है कि यहाँ पर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म को 91 में किया और चाइना 1978 में किया। तो इससे जो है हमने देखा कि चाइना में ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गया एज कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया में उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। तो चाइना एक एक्सपोर्ट हब बन गया है इकोनॉमी का, जबकि दोनों कंट्री का जो स्थिति था, आर्थिक स्थिति था, 1950 के दशक में ऑलमोस्ट सेम था, 70 के दशक में सेम था, 80 के दशक में सेम था। लेकिन 78 के बाद जो उन्होंने इकोनॉमिक राइज किया वो हमने 91, तो हमारा जो वो गैप है हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म में भी डिले की। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ है, न्यूक्लियर ऑप्शन, न्यूक्लियर पे जो पॉलिसीज़ है, ये एक अलग चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से हम समझे कि भारत की विदेश नीति को समझने के लिए इस तरीके का काफ़ी चैलेंजेस है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है। तो इन डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंज के साथ और भी पॉइंट्स है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाली क्लासेस में। सो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इवोल्यूशन पे वो बात करते हैं कि इसी तरीके से ये जो इवोल्यूशन का मेजर बर्डन्स पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? मेजर बर्डन्स फ्रॉम इट्स पास्ट। तो व्हाट आर द मेजर बर्डन्स दैट वी आर कैरिंग? So these are the 3 or 4 burdens that as I mentioned you right now. Another point is that so like this I will give you notes also, मतलब आपको हैंडबुक भी मिल जाएगा, हैंड नोट्स मिल जाएगा। तो इससे आप जो है क्लास के पहले ही थोड़ा प्रिपेयर हो पाएंगे और क्लास को समझ पाएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन रेज करके हाउ हैज़ इंडिया इवॉल्व्ड सिंस इंडिपेंडेंस, और फर्दर आपको पॉइंट्स वाइज क्लियर करके समझाते हुए आपको बताएंगे। जिस तरीके से आज हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये है कि 1946 से, जब से आज़ादी की बात हुई, 1946 से लेके 1946 से लेके 1962 तक, मतलब पार्टीशन से लेके 62 तक, हम थोड़ा सा नॉन अलाइनमेंट के तरफ और थोड़ा आइडियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी के तरफ ज़्यादा झुकाव रखते थे। दूसरा हम ये देखेंगे कि 62 टू 71 जो अप्रोच है उसको रियलिस्टिक अप्रोच या फिर रिकवरी अप्रोच कहते हैं, क्योंकि जो हमने ईस्ट पाकिस्तान को खोया था तो ईस्ट पाकिस्तान को हमने फिर बांग्लादेश बनाने में भी उसको मुक्ति वाहिनी के थ्रू हेल्प किया था। तो ये जो एक एरा है इसको कहते हैं रिकवरी और रियलिस्टिक फेज। थर्ड जो अप्रोच है वो है आपका 1971 टू 1991, वो है आपका कि हम ज़्यादा असर्टिव अपने फॉरेन पॉलिसी डोमेन में थे और नेबरहुड डिप्लोमेसी में थे, जिसमें रोल ऑफ इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिपोलरिटी वर्ल्ड ऑर्डर आया था कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के कारण। तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत की फॉरेन पॉलिसी पे, उसको उन्होंने चौथे चरण में, 4th फेज में डिस्कस किया है। 5th फेज में उन्होंने बोला है बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, हमने इंडिया जो है वो रशिया, चाइना और अलग अलग कंट्रीज़ के मेजर पावर्स के बीच में एक बैलेंसिंग, यूएस के बीच में बैलेंसिंग, हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंसिंग अप्रोच के तहत हमने कितनी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएस के साथ। तो एक ये बैलेंसिंग अप्रोच है। और लास्ट फेज़ में हम ये कहते हैं कि 2014 के बाद जो चेंज और जो भी चेंजेस आए हैं फॉरेन पॉलिसी में उसको हाईलाइट किया। तो इस तरीके से 6 पार्ट में इवोल्यूशन को डिस्कस किया है। इसको और डिटेल में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स वॉच। थैंक यू। ओके, सी यू।